वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management was the branch of economics till 1890. Financial management was the branch of economics till 1890 1890 ईस्वी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा हुआ करता था, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट हुआ करता था। फाइनेंशियल management was emerged as the distinct field of study at the turn of 20th century. Field of study at the turn of 20th century. यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग विषय के रूप में उभर के आया, क्योंकि 20वीं शताब्दी शुरू होते होते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कामकाज था उसमें बहुत सारी जटिलताएं सामने आने लगी, कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आने लगी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक सेपरेट विषय के रूप में, सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में जरूरत महसूस की गई। और उसके बाद जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में जरूरत महसूस की गई तो कई फेजेज आए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट्स इवोल्यूशन मे बी डिवाइडेड अंडर 3 फेजेज। 3 फेज के अंतर्गत इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला ट्रेडिशनल फेज, दूसरा ट्रांजिशनल फेज, और तीसरा मॉडर्न फेज। ये ट्रेडिशनल फेज 1940 ईस्वी से पहले का फेज ट्रेडिशनल फेज हुआ करता था। बिफोर 1940 इसकी शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ से हुई, यानी 20वीं सदी से हुई और ये 1940 ईस्वी तक चला।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में, अलग विषय वस्तु के रूप में जरूरत महसूस की गई, वो था 1890। 1940 से पहले के फेज को ट्रेडिशनल फेज कहा जाता है। उसके बाद ट्रांजिशनल फेज अस्तित्व में आया। ट्रांजिशनल फेज ज्यादा दिन नहीं चला, ये 1940 से 1950 के मिड तक चला, करीब मात्र 10 वर्ष चला लगभग। और 1950 ऑनवर्ड ये मॉडर्न फेज के रूप में जाना जाने लगा। ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिशनल फेज के अंतर्गत ट्रेडिशनल फेज की शुरुआत 1890 के बाद हुई, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के शुरुआत होते जाते, यानी कि 19वीं सदी खत्म होते होते ट्रेडिशनल फेज की शुरुआत हुई। और उस टाइम में एक किताब लिखी गई थी, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन, रिटेन बाय एस डेविंग। ये इसके राइटर थे। उन्होंने जो कुछ भी अपने बुक में मेंशन किया है, उनके बुक में जो लिखित रूप से प्राप्त हो रहा इंफॉर्मेशन 1900 ईस्वी के बाद और 1940 ईस्वी से पहले के बीच का ये लिखित बुक है, समकालीन किताब है। इस किताब से लिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट was mainly on certain episodic events like as merger, acquisition, liquidation, reconstruction, reorganization, etc. हम लोग उस समय ट्रेडिशनल फेज के अंतर्गत मर्जर पर बात करते थे, एक्विजिशन, लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेट्स। इट वाज डिस्क्रिप्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल। इट वॉज मेनली डिस्क्रिप्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल। मतलब क्या हुआ, ये उस समय सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पर ध्यान देता था, लीगल एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देता था। इंस्टीट्यूशनल यानी कि कॉर्पोरेट्स पर ज्यादा ध्यान देता था, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देता था, सिर्फ कॉर्पोरेट्स पर ध्यान देता था। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ ये मुख्य रूप से लीगल एस्पेक्ट पर ध्यान देता था, जैसे इंसॉल्वेंसी हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी हुआ, इन सब एस्पेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता था। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत एनालिटिकल अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जो कुछ भी था वो लीगल एस्पेक्ट था। यहाँ पे शेयर्स कैसे इशू किया जाएगा इस पर ध्यान दिया जाता था, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी पर ध्यान दिया जाता था, जो भी लीगल एस्पेक्ट था उस पर ध्यान दिया जाता था। All the
procedures were used for कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के प्रोसीडर्स यूज किए जाते थे। कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था कि फंड कैसे प्रोक्योर होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल फेज या अप्रोच was only for procurement of fund, procurement of fund। ये ट्रेडिशनल अप्रोच का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, फंड को उपलब्ध कराना था, सिर्फ फंड उपलब्ध कराना बाय इशूइंग शेयर कैपिटल और अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल। हाउ इट विल बी यूटिलाइज्ड, it was not discussed under the traditional phase। outsiders point of view was dominant। outsiders मतलब हुआ creditors। outsiders point of view was dominant। इसका मतलब हुआ creditors, lenders, बैंकर्स, सप्लायर्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था। इनसाइडर्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता था, यानी कि कॉर्पोरेट के जो मैनेजमेंट था उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता था। और साइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचा जाता था। क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंकर्स, सप्लायर्स, उसके दृष्टिकोण से सोचा जाता था। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल फेज की। ट्रांजिशनल फेज, इसकी शुरुआत 1940 ईस्वी से हुआ, यानी कि 1940 से लेके 1950 के बीच में ट्रांजिशनल फेज रहा। उस समय एक ऐसे प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ, एसेज ऑन बिजनेस फाइनेंस, जिसका नाम था एसेज ऑन बिजनेस फाइनेंस। उस समय एक ऐसे प्रकाशित हुआ जिसका नाम था एसेज ऑन बिजनेस फाइनेंस। ये एक प्रकार का जर्नल था जिसमें ट्रांजिशनल फेज के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। रिटेन बाय विल्फोर्ड जे एल्टमैन, ये इसके लेखक थे। ये ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशनल फेज की खास बात थी द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट during this phase was similar to traditional phase। The nature of financial management during this phase was similar to traditional phase। यानी कि सारा चीज यहाँ भी लीगल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था, यानी कि आउटसाइडर्स में हो गए इंस्टीट्यूशनल और क्रेडिटर, सप्लायर्स, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था।
लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, यानी कि लीगल एस्पेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाता था, एनालिटिकल अप्रोच नहीं था, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं था, मर्जर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाता था। इसके अलावा यानी कि ट्रेडिशनल फेज के अंतर्गत जो भी बातें थी उस पर तो ध्यान दी जाती थी। इसके अलावा यहां पे जो मेन वर्क था वो शिफ्ट हो गया हायर emphasis was placed to day-to-day problems. Higher emphasis was placed to day-to-day problems faced by finance manager in the area of financial analysis. We can say that the main emphasis was given towards working capital problems. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। ये था ट्रांजिशनल फेज हालांकि सिर्फ 10 वर्ष तक ही चला, यानी कि 1950 के मिड में ट्रांजिशनल फेज खत्म हो गया। 1950 ईस्वी से ऑनवर्ड मॉडर्न फेज की शुरुआत हुई। मॉडर्न फेज यहां पे हम लिखेंगे मॉडर्न फेज और यहां पे लिखेंगे 1950 ऑनवर्ड, यानी कि 1950 ईस्वी से आगे 1950 के बाद का जो फेज है वो मॉडर्न फेज कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, फिर से इंडस्ट्रीज को, कॉरपोरेट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत महसूस की गई। पूरी दुनिया मंदी से जूझ रहा था उस समय, और उस समय जो कॉन्सेप्ट दिया गया, द सेंट्रल concern of financial management was procurement of fund. procurement मतलब होता है उपलब्धि, availability of fund, procurement of funds and its efficient utilization। जैसा कि ट्रेडिशनल फेज में कहा गया कि सिर्फ फंड को प्रोक्योर करना है, उस फंड को यूज कैसे किया जाएगा इसके बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी फंड के यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात नहीं करता था। मॉडर्न फेज ने कहा, मॉडर्न फेज के अंतर्गत कहा गया कि फंड के अवेलेबिलिटी, यानी कि कहां से फंड आएगा, जब फंड कहां से आएगा तो वहां पे हमें ये भी देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और फिर उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एलोकेशन ऑफ फंड, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, दैट मीनिंग देयरबाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन,
इन सब के बारे में भी बातें की गई यहां। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, यानी कि कितना फंड कहां पर एलोकेट किया जाएगा, उसकी बातें की गई। यहां पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी was to maximize the wealth of the shareholders। यहां पे क्या मेन उद्देश्य हुआ? शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर बढ़े तो शेयर होल्डर का वेल्थ अधिक से अधिक होगा। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर मेन ऑब्जेक्टिव रहा। यहां पे सिर्फ नेट प्रॉफिट अर्जित करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। ट्रेडिशनल फेज का मेन उद्देश्य नेट प्रॉफिट अर्न करना था, लेकिन मॉडर्न फेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर का अगर वेल्थ मैक्सिमाइज होगा तो सारा काम अपने आप होगा, क्योंकि द रियल ओनर, बिकॉज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो है किसी भी कंपनी का रियल ओनर होता है। अगर उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए तो सारा चीज ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। The approach of financial management has become analytical and quantitative। The approach of financial management has become analytical and quantitative। यहां पे एनालिटिकल हुआ। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन अप्रोच था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का था, लीगल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। यहां पे एनालिटिकल अप्रोच हुआ, क्वांटिटेटिव अप्रोच हुआ, न्यूमेरिक एस्पेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर आर सो मेनी थ्योरीज which have been developed। इस दरमियान बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया गया, जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल नाम का थ्योरी डेवलप किया गया, डिविडेंड थ्योरी डेवलप हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप हुआ, इस समय फाइनेंशियल मॉडलिंग को डेवलप किया गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डेवलप किया गया, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, को डेवलप किया गया, ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी को भी डेवलप किया गया। इस तरह से मॉडर्न फेज आज के डेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि कॉरपोरेट्स के लिए, मॉडर्न कॉरपोरेट हाउसेज के लिए लाइफ ब्लड का कार्य करता है। आज के डेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉरपोरेट हाउस के लिए लाइफ ब्लड का कार्य करता है। इसके बिना कोई भी कॉरपोरेट राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले सकता, और कॉरपोरेट में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है
डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग जो कम्प्लेक्सिटीज है उसको दूर नहीं कर सकता, और मॉडर्न फेज इसमें बहुत हद तक हेल्पफुल साबित हुआ है। थैंक यू।